आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लासेस का हम लोग का टॉपिक है रिस्पायरेशन। आज के क्लासेस में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग रिस्पायरेशन पे कि रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन की आवश्यकता क्यों होती है और रिस्पायरेशन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग तरह के स्पेसीज में कैसे रिस्पायरेशन होता है। जैसे प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है, किसी एनिमल में कैसे रिस्पायरेशन होता है, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम होगा रिस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो समझिए कि दैनिक जीवन में हम लोगों को एनर्जी पाने के लिए, हम लोग को किसी काम को करने के लिए, कोई भी वर्क को हम लोग को करना यदि होता है तो उस वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम लोग फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिस फूड प्रोडक्ट से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, फैट मिला, नहीं मिनरल्स मिला, विटामिन मिला। तो ये सब जो है, जो हम लोग खाद्य पदार्थ को लेते हैं, यानी कि जो फूड प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ यदि हम खा लिए तो जाके हमको एनर्जी दे देगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आप खा लिए तो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में चला गया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकालने का काम कौन करेगा? तो न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालेगा कौन? रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के थ्रू ही आपको जो न्यूट्रिएंट्स आप लिए हुए हैं, उस न्यूट्रिएंट्स में जो एनर्जी बना हुआ है, उस एनर्जी को निकाल के कौन आपको देगा? रिस्पिरेशन करके देगा। तो रिस्पिरेशन जो है, आप कहिएगा कि जो लाइफ प्रोसेस होता है, उस लाइफ प्रोसेस में एक अहम रोल प्रदान करता है कौन? रिस्पिरेशन। यानी दैनिक जीवन को, आपको जीवन जीने की जो कला है, आप जो जीवन जीते हैं, जो आप लाइफ एक्सपेंड करते हैं, उस लाइफ एक्सपेंड करने में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे न्यूट्रिशन करना बहुत जरूरी है, उसी तरह से बिना न्यूट्रिशन का आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा तो कैसे काम कर पाइएगा। तो जिस तरह से आपको भोजन की अति आवश्यकता होती है, उसी तरह से रिस्पायरेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपको बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना भी बहुत जरूरी है। ये सब जो कुछ प्रोसेस होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे जो हमारे लिए लाइफ प्रोसेस होता है, उस लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसी में एक जो है हमारा है रिस्पिरेशन। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि रिस्पिरेशन क्या होता है। तो आप समझ गए कि रिस्पिरेशन जो होता है वो लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए यह एक मेन, कह सकते हैं मेन फंक्शन है, एक बहुत ही ज्यादा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन से क्या मिलता है? इस मेन फंक्शन से हमको मिलता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात करेंगे हम लोग कि सर एनर्जी प्रोवाइड कैसे करता है। तो देखिए, जब हम लोग फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं। अब फूड प्रोडक्ट्स ले देने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। भोजन ले लिए, अब काम है आपका कि आपको स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ये सब अपना काम करते रहता है। अब काम करके क्या करता है, जो आपका न्यूट्रिएंट्स है ना, तो बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं, उस सेल्स में ये एसिमिलेट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स। समझिएगा बातों को। जो आप न्यूट्रिएंट्स लिए वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है, अब ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर हमारा है न्यूट्रिशन, वो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाई। ये विलाई के थ्रू क्या होता है कि जो आप न्यूट्रिएंट्स लिए रहते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स को वो विलाई एब्जॉर्ब कर करके बॉडी में जितने सेल्स होते हैं वो सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। तो न्यूट्रिएंट्स तो हर एक सेल तक पहुंच गया। तब न्यूट्रिएंट्स के रूप में मान लीजिए कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया, जैसे कि मान लीजिए कि मिनरल्स पहुंच गया। तो ये सब पहुंच तो गया, लेकिन अभी ये एनर्जी नहीं देगा। तो ये सब बेचारा इंतजार करता रहता है सेल में। किसका इंतजार करता रहता है? तो ये इंतजार कर रहा है ऑक्सीजन का। क्यों कर रहा है सर? ऑक्सीजन क्या करेगा? तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस
न्यूट्रिएंट्स के साथ, ये जो न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट सब जो हम लोग देख रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब फूड को जैसे ही वो ऑक्सीडाइज करेगा ना, जैसे फूड को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। हम लोग एकदम हुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, दनादन काम करेंगे। बोलिए क्या बातें समझ में यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। बातें यदि क्लियर हो रहा है तो दनादन कमेंट करते चलिएगा, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल के हर एक सेल तक पहुंच गया। अब सेल तक पहुंच गया तो ये बेचारा इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है। हम लोग जोर से खींचते हैं, सांस दे देते हैं, ऑक्सीजन फटाक से पहुंच जाता है। और वहां आप देखिएगा कि लंग्स में गया, लंग्स के साथ जो है ब्लड कैपिलरीज, वो सब हम लोग जब ह्यूमन का रिस्पिरेशन करेंगे तब आपको समझाएंगे बेस्ट तरीके से। अभी हम आपको सिर्फ रिस्पिरेशन समझा रहे हैं इसीलिए। तो लंग्स में गया, लंग्स से क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज लंग्स में अल्वेली डक्ट पे होता है। अल्वेली डक्ट क्या करता है, फटाफट फटाफट सबको ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है हर एक सेल तक, समझिए। सेल में जैसे गया ऑक्सीडाइज कर दिया, एनर्जी दे दिया। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्पिरेशन से क्या निकलेगा सर, एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। अब बात हम लोग करेंगे, हम लोग अब देखेंगे कि सब क्या होता है, मतलब रिस्पिरेशन में। और आगे की क्या बात करेंगे हम लोग, तो रिस्पिरेशन में आप देखिए कि रिस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं, रिस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा, एनर्जी बनता है। अब ये जो एनर्जी है उसको हम लोग मेजर करते हैं। ऐसी एनर्जी को आप देखे होंगे तो जूल में मेजरमेंट करते थे, जूल में। लेकिन ये जो है आपको बॉडी में बनने वाला एनर्जी है, जिसको बायो एनर्जी कहेंगे, हम लोग के बॉडी में बनेगा। तो इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं एटीपी में। एटीपी में फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो है इस आपको एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगा। अच्छा सर, हाँ बहुत अच्छा बात सर, एटीपी में एनर्जी बन गया। अच्छा एटीपी में एनर्जी जो बनता है तो देखिए कैसे बनता है, तो देखिए इसके लिए एटीपी में एनर्जी बनाने के लिए, यानी एनर्जी बनाने के लिए, अरे एनर्जी के लिए तो फ्यूल होना चाहिए ना। एनर्जी है तो फ्यूल होगा तभी ना एनर्जी आएगा। तो फ्यूल के रूप में कौन काम करेगा, ईंधन के रूप में कौन काम करेगा, क्योंकि जब जलाएंगे किसी चीज को तभी उससे एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं। तो किसी चीज को जलाना है तब उससे एनर्जी मिलेगा। तब बॉडी में फ्यूल के रूप में कौन काम करता है, तब बॉडी में फ्यूल के रूप में आप अभी देखिए कि कार्बोहाइड्रेट काम करता है। बहुत अच्छा, कार्बोहाइड्रेट काम करता है। अच्छे, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और क्या सर काम करता है, तो कभी कभी फैट, जो आप फैट समझते हैं ना, फैट जम जाता है तब फैट भी जो है कभी कभी आपको कह सकते हैं कि ईंधन के लिए फ्यूल के रूप में यूज होता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मतलब विशेष परिस्थिति में जब कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे सिचुएशन में एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड जो होगा ये सब हम लोग का कहलाएगा क्या, सेलुलर फ्यूल, यानी सेल का जो है ये फ्यूल है। इसी सब को क्या करेगा, इसी सब को पकड़ के ऑक्सीजन धोएगा, और धो के इससे क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेगा, बोलिए क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। एनर्जी किस रूप में निकालेगा, एटीपी के रूप में निकालेगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो देखिए आप देखिए कि रिस्पिरेशन जो होगा उसमें सर एनर्जी निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। एनर्जी किस में निकलेगा, एटीपी में, वो भी अच्छी बात है, एटीपी में निकलेगा। तो सर एटीपी में जब एनर्जी निकलेगा, तो इतना बात हम समझे सर कि एनर्जी तभी निकलता है जब कोई फ्यूल जलता है। जब कभी फ्यूल जलता है, ये फ्यूल होगा तभी ना सर एनर्जी निकलेगा। तो फ्यूल क्या है, बॉडी में जो आप कह रहे हैं कि एनर्जी निकलेगा, तो फ्यूल के रूप में कुछ काम कर रहा होगा ना। तो हाँ, वही न्यूट्रिएंट्स फ्यूल के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि कौन सा न्यूट्रिएंट सब, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। और विशेष परिस्थिति में जब मान लीजिए कि ये सब नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या करिएगा, एमिनो एसिड रहेगा बॉडी में, यह टूट जाएगा। ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी देगा एटीपी के रूप में। बहुत अच्छा है। अब देखिए कि इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जो है अब एनालाइज करेंगे, अच्छे से इसको देखेंगे कि कैसे ऐसे हो जा रहा है, कैसे ऐसे हो जा रहा है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट अप करेंगे कि रिस्पिरेशन
क्या होता है सर, रिस्पायरेशन क्या होता है? तो समझिए, रिस्पायरेशन जो होता है, रिस्पायरेशन जो होता है यह एक प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन एक तरीका है। इस तरीका में क्या होता है, इस तरीका में क्या होता है कि इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है सर, इन्वायरमेंट से तो ऑक्सीजन लेते हैं, एकदम खींच खींच के लेते हैं सर, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लिए। ऑक्सीजन ले लेने के बाद आपको पता है कि पूरे सेल में जो है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग किए रहते हैं, वो जो न्यूट्रिशन हम लोग किए रहते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंच गया रहता है। तो हर एक सेल तक जो है आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया रहता है। और हम लोग ले लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया, कहाँ गया? तो बॉडी के जितने सेल हैं सभी सेल तक पहुंच गया ऑक्सीजन, ठीक है सर, पहुंच गया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद, ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या करेगा? ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या करेगा? जो न्यूट्रिएंट्स होगा ना, न्यूट्रिएंट्स होगा ना, वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कराने के बाद वहां से हमको देगा एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। और क्या देगा? एनर्जी के साथ साथ बनाएगा CO2 गैस। क्या बनाएगा? CO2 गैस। और क्या बनाएगा सर? तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। सर तो थोड़ा सा इसको केमिकली लिख लेते हैं, तब हम लोग का डेफिनेशन ही बन जाएगा। तो देखिए, आपको अभी ये बताएं कि जो हम लोगों का सेलुलर फ्यूल होता है, सेलुलर फ्यूल कौन है? मेनली कार्बोहाइड्रेट है। तब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया C6H12O6, बहुत अच्छा है। C6H12O6 ये है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली जो है ये आपका मेन फ्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या किया? ऑक्सीजन आया, जुड़ गया ऑक्सीजन, देना दन इसको तोड़ फोड़ दिया। तोड़ फोड़ के क्या करेगा? तो इस C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो ये क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। तोड़ देगा तो क्या करेगा? तोड़ के क्या करेगा? 6CO2 बनाएगा और 6H2O बनाएगा, 6CO2 बनाएगा, 6H2O बनाएगा और ATP के रूप में एनर्जी बनाएगा, ATP के रूप में एनर्जी बनाएगा, ATP के रूप में एनर्जी बनाएगा। तो ये आपको कहलाएगा रिस्पायरेशन का, यह है केमिकल डेफिनेशन। केमिकल डेफिनेशन रिस्पायरेशन का यही होता है कि C6H12O6 को यदि 6 मोल O2 के साथ, यहाँ मैं इसको कंसेप्ट में बैलेंस ही कर देता हूँ, 6 O2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है, 6 O2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है, तो यहाँ से आपको बनता है क्या? 6 मोल CO2, 6 मोल H2O और ATP के रूप में जो एनर्जी बनता है, इसको आप लिख लीजिए 38 ATP बनता है। मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, 38 ATP एनर्जी बनता है, ठीक। तो सर इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो कहेंगे रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। देखिए, ऑक्सीडाइज किया है ना, किसको ऑक्सीडाइज किया है? कार्बोहाइड्रेट का किया है। तो यहीं से डेफिनेशन बना लेते हैं, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, डेफिनेशन तो खुद ही हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि किसी भी चीज के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से कह सकते हैं रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ oxidizing carbohydrate to form CO2, H2O and energy in the form of ATP. This process is known as the respiration. क्लियर हो गया आपका बात कि रिस्पिरेशन किसको बोलेंगे? फटाफट बोल दीजिएगा, रिस्पिरेशन किसको बोलेंगे? तो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म CO2, H2O एंड ATP। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रिस्पिरेशन बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अब जो है ये आपको कहलाया रिस्पिरेशन। अब देखिए, तो ATP तो बन गया, ATP तो बन गया, बहुत अच्छा बात है, एनर्जी बन गया। लेकिन पूरे बॉडी का कार्यभार कौन संभालेगा? ATP इतना संभालेगा, यही एनर्जी ने बनाया। अभी एनर्जी बनाया तो पूरे बॉडी को कौन मेंटेन करेगा? पूरे बॉडी को एनर्जी कौन देगा? बोलिए, ATP देगा। तो ATP देगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, तो इसको एनर्जी कौन देता है? ATP देता है, पूरे बॉडी को मेंटेन करता है। इसीलिए ATP को बोलते हैं यूनिवर्सल कैरियर। यूनिवर्सल
कैरियर, यानी पूरे बॉडी को ये कैरियर करके एनर्जी देता है, ले जा ले जा ले जा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कैरियर। देखिए एनर्जी बनता किस में है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में बनाएगा जी एनर्जी, नहीं ना बनाएगा, तो इसीलिए तो बनाएगा लिविंग में, तो इसीलिए इसको कभी कभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी भी बोलते हैं इसको, यानी क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी आपका बनेगा, ये जो एनर्जी आपका बनेगा वो लिविंग बीइंग्स में ही बनाएगा, इसीलिए इसको कभी कभी बायो एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका रिस्पिरेशन, क्या हो गया, रिस्पिरेशन। अब देखिए रिस्पिरेशन जब होता है तो रिस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेज है, समझिएगा बातों को। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में एक डिफरेंस है। ब्रीथिंग कहने का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग कहने का मतलब क्या होता है कि हम सांस ले लिए, सांस ले लिए और यानी कि O2 को हम लोग इनहेल कर लिए और CO2 को हम लोग एक्सहेल कर दिए। देखते हैं कुत्ता को फटफट करते रहता है, तो फटाफट ऑक्सीजन ले लिए और CO2 को फटाफट छोड़ दिए, तो ये कहलाएगा ब्रीथिंग। क्या कहलाएगा, ब्रीथिंग। लेकिन रिस्पिरेशन क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम लेंगे और लेने के बाद वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, तोड़ के एनर्जी को निकालेगा और एनर्जी को निकालने के बाद जो CO2 बचेगा उसको हम बाहर करेंगे। तो ये तीनों प्रोसेस इसमें आ गया कि इनहेलेशन भी आ गया, मतलब जो हम लेते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन के बाद जो है ऑक्सीडाइज करना हो गया, ऑक्सीडाइज भी करेगा। अब बाद में एक और प्रोसेस हो गया कि ऑक्सीडाइज करने के बाद जो CO2 बनेगा उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो जब ये तीनों प्रोसेस होगा तब ये कहलाएगा रिस्पिरेशन। लेकिन यदि दो ही ठो प्रोसेस होगा, कौन दो ठो प्रोसेस, तो इनहेलेशन होगा, इनहेलेशन होगा और यदि एक्सहेलेशन होगा, सिर्फ एक्सहेलेशन होगा, यानी इनहेलेशन और सिर्फ एक्सहेलेशन हो जाता है, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहिएगा, ब्रीथिंग कहिएगा। क्या कहिएगा, ब्रीथिंग कहिएगा। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहलाता है ब्रीथिंग, लेकिन इनहेलेशन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज करना, इनहेलेशन ऑक्सीडेशन एंड एक्सहेलेशन, ये तीनों जब प्रोसेस होगा तब वो कहलाएगा रिस्पिरेशन, तब वो कहलाएगा रिस्पिरेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि रिस्पिरेशन जो होता है, रिस्पिरेशन जो होता है वह दो तरह का होता है। अब देखेंगे हम लोग कि रिस्पिरेशन जो होता है वह रिस्पिरेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। रिस्पिरेशन जो होता है अपना, रिस्पायरेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। रिस्पायरेशन टू टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का रिस्पिरेशन होता है। एक को बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, और दूसरे को बोलते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। दो तरह का रिस्पिरेशन हो गया, एक हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनएरोबिक। हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और इसको लिख सकते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। मैं दोनों लिख देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे देखें ना। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। अब देखिए नाम है इसका एरोबिक, एरोबिक, एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन वैसे रिस्पिरेशन को बोलते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होने वाले रिस्पिरेशन को आप कहेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। और एनएरोबिक, ए जैसे ही लग जाता है, ए जैसे ही लग जाता है मतलब नॉट आ जाता है, देखते हैं। तो यहाँ से आप एनएरोबिक का मतलब हो गया एनएरोबिक रिस्पिरेशन, वैसे रिस्पिरेशन को बोलेंगे, वैसे रिस्पिरेशन को बोलेंगे जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा। तो आप कहिएगा सर यदि ऑक्सीजन का यहाँ एब्सेंट हो जाएगा तो आप बोले थे कि एनर्जी तभी बनेगा जब ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो फिर यहाँ वो ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि तो ऑक्सीजन ले ही नहीं रहा है तो एनर्जी बनाएगा कहाँ से, एनर्जी नहीं रहेगा तो सस्टेन कैसे करेगा। तो हाँ आपकी बातें तो सही है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में ऐसे हैं ना कि वो अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन करके भी जिंदा रह जाता है। तो सर कैसे रह जाता है जब ऑक्सीजन नहीं लेता है, तो
देखिए उसमें केमिकल बदलाव होता है, केमिकल चेंज कर करके वो अपने में जो है आपको बाहर से नहीं लेगा, अपने में जैसे तैसे करके वो एनर्जी मेंटेन कर लेता है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब देखिएगा कि किसमें होता है सर, कुछ एक दो का नाम बताइए। तो देखिए वो होता है साइनोबैक्टीरिया, एक होता है साइनोबैक्टीरिया। कुछ और बैक्टीरिया भी हैं, कुछ और बैक्टीरिया भी हैं जो आपको एनएरोबिक रिस्पिरेशन कर सकता है। तो सर और एक दो बैक्टीरिया का नाम बताइए ना। एगो तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, एगो और बताइए। तो साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है ना, नाम क्या बताएं, ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया स्पेशली उसमें नहीं बोलेंगे, ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया जो है जो रेयरेस्ट कंडीशन में चला जाता है। रेयरेस्ट कंडीशन कैसे कि देखिए मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया को जीवन को जीने के लिए मान लीजिए कि वो 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे वो एग्जिस्ट करेगा, मान लेते हैं, है ना। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि उस जगह का तापमान जो है गर्मी खूब पड़ा और 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ऐसे कंडीशन में तो बैक्टीरिया मरने लगेगा। तब मरने लगेगा तो मरना किसी को पसंद है नहीं ना, पसंद है। तो ये देखिए अचानक से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 21, 22, 25, 27, 28, 20, 30, 32 ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा कि कुछ बैक्टीरिया तो चल जाएगा छोड़ के हम लोगों को, कुछ बच जाएगा। तो कुछ जो बचेगा तो वो अपने आप को अपने क्लाइमेट के अनुसार ढाल लेगा। तो कैसे ढाल लेगा, तो अपने बॉडी के ऊपर में सिस्ट बना लेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, CYST सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। एक लेयर होता है अपने बॉडी के ऊपर में ओवरलैप कर लेता है और अंदर में चला जाता है, अंदर में जाके आराम से मजे में रहता है। अब फिर जब समय ऐसा आता है जब मान लीजिए किसी कारणवश उसका टेम्परेचर फेवरेबल हो जाए, अभी अनफेवरेबल था तो सिस्ट बना लिया। और जैसे ही फेवरेबल हो जाएगा ना तो इस सिस्ट को अपने से तोड़ के फिर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए सिस्ट बना लिया, अभी घर में घुस गया, घर में घुस के सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया, बैक्टीरिया अंदर में घुस गया तो अपने घर का मतलब इसका घर का शीशा दरवाजा अलग होगा जी, है ना, तो बंद कर लिया। आप इसी में बेचारा क्या करे, तो कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा, तो जैसे तैसे करके अपना जीवन उपार्जन कर रहा है जैसे तैसे। अब जब आएगा फेवरेबल कंडीशन तब निकले जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, वो जैसे तैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए भी दिक्कत हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन से ही काम चला लेगा। एनारोबिक आप समझ गए, एरोबिक समझ गए। तो एरोबिक को क्या सर डेफिनेशन एक बार बताइए ना सर, डेफिनेशन बताइए ना सर। एरोबिक रिस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो एरोबिक रिस्पिरेशन कहिएगा द रिस्पिरेशन व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिख सकता हूं यहाँ पे रिस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस, रिस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वह कहलाएगा एरोबिक रिस्पिरेशन। दूसरा है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या लिख सकते हैं कि रिस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिस्पिरेशन दो तरह का हो गया, एक हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन वैसे रिस्पिरेशन को कहेंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा उसको बोलेंगे एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको बोलेंगे एनएरोबिक। अच्छा, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सोचिए। अब देखिए कि ई रिस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ई हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंट में। तो आपको अभी हम बताएं स्टार्ट किए थे कि रिस्पिरेशन जब होता है नहीं कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का तो एनर्जी बनता है। तो यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है नहीं करे। तो आप बताइए कि किस केसेज में ज्यादा एनर्जी बनेगा, एरोबिक में ज्यादा बनेगा कि एनएरोबिक में बनेगा? बताइए फटाफट कमेंट करिए कि किस में बनेगा, एरोबिक में ज्यादा बनेगा कि एनएरोबिक में बनेगा। हाँ चलिए, बहुत सारे लोगों का अच्छा जवाब आ रहा है, हाँ एरोबिक रिस्पिरेशन में आपको एनर्जी ज्यादा बनेगा। बहुत अच्छी बात है, एरोबिक में जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा बनेगा, एरोबिक में एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब कितना ज्यादा बनेगा तो आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे, है ना। तो अब देखिए,
अब देखिए एरोबिक में ज्यादा बनेगा और एनएरोबिक में कम बनेगा। बहुत अच्छा है। अब देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनता है, तो ये एनर्जी किसी में ज्यादा जब बनेगा तो उसको यूटिलाइज भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाए आपके पास तो क्या करिएगा, बवाल मचा दीजिएगा। देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर गए और ज्यादा खा लिए हैं लंच बॉक्स, है ना, और टीचर गायब हो गए, धमाल मचा देते हैं, सब बेंच टेंच को तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं, है कि नहीं। और फिर वही टीचर आ जाते हैं, 2-4 लपड़ धर देते हैं, एनर्जी डाउन हो जाता है ना जी, एनर्जी डाउन हो जाता है। तो देखिए एनर्जी जब किसी को ज्यादा मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है तो नेचर तो किसी के साथ खिलाफ नहीं करेगा, नेचर तो सबको बराबर बराबर मौका दिया। तब बोला कि ठीक है भाई, एनर्जी तुमको ज्यादा चाहिए, एनर्जी तुम ज्यादा है, तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, तुम कर रहा है, ऑक्सीजन तुम ले लेके कर रहा है, तुम एनर्जी ज्यादा, तो तुम्हारा काम भी ज्यादा रहेगा, तुम्हारा काम ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा रहेगा, तो तुमको मूवमेंट करना पड़ेगा, तुमको वर्क करना पड़ेगा, तुमको बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है एरोबिक रिस्पिरेशन, जितने भी तरह के आप स्पेसीज देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम स्पेसीज जो है, मैक्सिमम स्पेसीज यानी फ्लोरा या फौना जो कहिए, प्लांट या एनिमल जो कहिए, तो मैक्सिमम स्पेसीज जो है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो एनएरोबिक बहुत कम माइन्यूट लेवल के जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम स्पेसीज रिस्पायर थ्रू, मिनिमम स्पेसीज रिस्पायर थ्रू एनएरोबिक प्रोसेस से बहुत ही कम स्पेसीज आपको जो है रिस्पिरेशन करता है। मैक्सिमम जो स्पेसीज है वो आपको एरोबिक रिस्पिरेशन। तो हम लोग बात करते हैं आप कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अब देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो, दोनों ही रिस्पिरेशन बॉडी के सेल में हो, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन भी कह सकते हैं, कि जो रिस्पिरेशन हम लोग करते हैं वो सेल में होता है, और सेल में होने के चलते इसे सेलुलर रिस्पिरेशन भी हम लोग कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सेलुलर रिस्पिरेशन कह सकते हैं। और एक बात समझिए कि एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये दोनों ही जब सेल में रिस्पिरेशन होता है, यानी सेलुलर रिस्पिरेशन जब होता है, तो दोनों दो स्टेप में काम करता है। यानी कि एरोबिक में भी 2 स्टेप में ऑक्सीजन आएगा, और एनएरोबिक में भी रिस्पिरेशन जो होगा वो 2 स्टेप में होगा। सर बातें क्लियर नहीं हो रही, सर तो क्या हम बताना चाह रहे हैं, ऐसे समझिए कि यदि कोई सेल है तो सेल है तो आप जानवे करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होगा ना जी। एनिमल की बात करें या प्लांटे की बात करेंगे तो सेल वाल की बात में तो सेल मेम्ब्रेन होगा। तो जब ये आएगा इधर से ऑक्सीजन, जहाँ से भी आएगा ऑक्सीजन, जहाँ तहाँ से आएगा डिफ्यूजन करके जब आएगा, तो सबसे पहले सेल के साइटोप्लाज्म में ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए प्लांटे की बात कर रहे हैं, किसी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, किसी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। तो प्लांटे सेल में जब ये आएगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो साइटोप्लाज्म में जाएगा। सर साइटोप्लाज्म में जाएगा तो देखिए रिस्पिरेशन का पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो क्या करे, एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, पहला स्टेप जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, प्लांट एनारोबिक नहीं करता है प्लांट, समझिएगा बात को। नीचे में लिख दिए, इसका मतलब ये कि एनारोबिक है, स्पेस कम है इसलिए यहाँ लिख दिए हैं, समझिएगा। तो पहला स्टेप एरोबिक का हो या एनएरोबिक का हो, पहला स्टेप जो होगा आपको साइटोप्लाज्म में होगा, पहला स्टेप जो होगा आपको साइटोप्लाज्म में होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अब सेकेंड स्टेप सोचिए,
सेकेंड स्टेप सोचिए, ये बेचारा एनएरोबिक कर रहा है, एनएरोबिक कर रहा है तो ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास। जो तनी मनी ऑक्सीजन था साइटोप्लाज्म में ले गया, अब ऑक्सीजन रहेगा तब ना कहीं भेजेगा, तो है ही नहीं, तो क्या करेगा बेचारा, साइटोप्लाज्म में जो जो बचा सचा है सो बचा, और जो नहीं है उसको भी ले दे के उसी में डुबा दिया। तो साइटोप्लाज्म में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों इसके साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा है। एरोबिक में देखिए, एरोबिक में क्या हुआ कि पहला स्टेप तो साइटोप्लाज्म में गया, लेकिन सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन तो खूब खींच के लिए हुए हैं एरोबिक वाले से। तो एरोबिक में ऑक्सीजन हो गया ज़्यादा, ऑक्सीजन हो गया ज़्यादा, तो आपको पता होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा पटाख से करिए, कमेंट करिए, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हो, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन क्या होता है, बोलिए जी, आप लोग भी बोलिए, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है। हाँ बहुत अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, नहीं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बहुत अच्छा। तो सेकेंड स्टेप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। तो पावर हाउस क्या होता है, एनर्जी को सप्लाई करने वाला, नहीं बोलते हैं कि पावर हाउस में लाइटें कट गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है ना जी। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजन खूब दबा के लिए हुए हैं, एरोबिक किए हुए हैं, तो साइटोप्लाज्म तो आया, बहुत अच्छा, और ऑक्सीजन तो ज़्यादा अमाउंट में है, तो साइटोप्लाज्म उसको नहीं रख पाएगा, तो वो ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाएगा तो यहाँ से फटाफट एनर्जी बनेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सर एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन भी 2 स्टेप में होता है, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो भी आपको 2 स्टेप में होता है, वो भी आपको 2 स्टेप में होता है। एरोबिक का पहला स्टेप साइटोप्लाज्म और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया। एनएरोबिक का पहला स्टेप साइटोप्लाज्म, सेकेंड स्टेप भी साइटोप्लाज्म। यानी कि एरोबिक और एनारोबिक में सबसे पहली बात क्या देखिए कि इसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में से सोम में साइटोप्लाज्म में हो गया है कि नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिस्पिरेशन जो है आपको एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, रिस्पिरेशन जो होगा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला यदि एरोबिक की बात करें, एरोबिक की बात करें तो पहला स्टेप साइटोप्लाज्म, दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, और एनएरोबिक की बात करें तो दोनों स्टेप साइटोप्लाज्म। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं हम इसके बाद कि एरोबिक के बारे में पहले समझते हैं, या पहले समझिए ऐसे कि रिस्पिरेशन को हम लोग क्लियरिफाई कर रहे हैं। रिस्पिरेशन जो हम लोग एरोबिक करते हैं, एरोबिक के रिस्पिरेशन लेते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन को पहले क्लियर करते हैं, फंडामेंटल क्लियर कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। रिस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं, तो रिस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं एकदम क्लियर करती है बात। रिस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं तो सर हम लोग के पास जो है ये है मेन फ्यूल हम लोगों का, ये है हम लोग का मेन फ्यूल, फटाफट लिखिए, ये है हमारा मेन फ्यूल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये आपका मेन फ्यूल है। अब आप ले लिए हैं ऑक्सीजन, बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन ले लिए हैं, तो ऑक्सीजन के साथ इसको आएगा तो तोड़ेगा, तो तोड़ेगा कहाँ पे तोड़ेगा, साइटोप्लाज्म में तोड़ेगा सर, साइटोप्लाज्म में तोड़ेगा, साइटोप्लाज्म में तोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सब पहले में होता है, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, पहले तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, आई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट का तोड़ना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को जो रहता है, कार्बोहाइड्रेट को साइटोप्लाज्म में जब हम तोड़ते हैं, यानी हम क्या तोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन जब तोड़ता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म। एब्सेंस कह दिए इसलिए ना, क्योंकि एनारोबिक में एब्सेंस होता है ना, इसीलिए तो कह सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इन साइटोप्लाज्म नोन एज ए ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो इस ग्लाइकोलाइसिस में ये ऑक्सीजन इसको तोड़ देता है, तो तोड़ता है तो क्या होगा सर, तो तोड़ेगा ना, तो ये 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है, तो टूटेगा तो 3 कार्बन वाला बन जाएगा, यानी C3 वाला कार्बन बनेगा, यानी इसको ये 6 कार्बन का था ना, तो 3 कार्बन वाला बन गया, 3 कार्बन वाला बन गया, तो जिसको बोलते हैं पायरुवेट, पायरुवेट
या कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो लिखा रहेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट और पायरुविक एसिड जो होता है ये क्या होता है? तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो होता है, आपको ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो होता है, तो पायरुवेट है अपना, ये जो अपना पायरुवेट है, इसमें एच नहीं होगा सर, पायरुवेट पायरुवेट पायरुवेट, ठीक है, बहुत अच्छा, पायरुवेट, अब तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, पायरुवेट, ये जो अपना पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ये 6 कार्बन वाला टूट के हो गया 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। और साथ ही साथ अब ये जो यहाँ से टूटा, तो यहाँ से एनर्जी भी बनेगा, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि जब किसी भी चीज को डिकम्पोज करिएगा, तोड़िएगा, तो उससे एनर्जी निकलता है, नहीं निकलता है जी। आप देखिए कि किसी भी चीज को आप जब ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं ना, डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोज करिएगा किसी चीज को, तो उसमें से एनर्जी जो रहेगा उसके बॉन्ड में बना हुआ वो एनर्जी निकलेगा ना, फटाफट बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलता है, क्योंकि 6 वाला था 3 वाला में टूटा, तो एनर्जी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, तो एनर्जी निकलता है, ये एनर्जी निकलता है, आपको कह सकते हैं कि यहाँ से एनर्जी निकलता है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी निकलता है वो मात्र 2 ही ठो एटीपी निकलता है, 2 एटीपी निकल जाता है, कहीं कहीं पे से एडीपी भी लिख देते हैं, लेकिन आप समझिए कि एटीपी, 2 एटीपी एनर्जी यहाँ से निकल गया, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 2 एटीपी एनर्जी आपको यहाँ से निकल गया, और ये 3 कार्बन वाला भी बचा हुआ है, तो यदि यहाँ से अब कंडीशन बन जाएगा, सिचुएशन अब यहाँ से बनेगा, यहाँ तक तो सब चीज में कॉमन है, आपको एरोबिक में भी और एनारोबिक में ये प्रोसेस तो होबे करेगा कि पहला स्टेप में ऑक्सीजन भले एरोबिक हो या एनारोबिक हो, इधर कार्बन का पायरुवेट बनेगा और दो मोल जो है आपको एटीपी बनाएगा। अब बातें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से 3 सिचुएशन जनरेट होगा, 3 सिचुएशन आपको जनरेट हो जाएगा। क्या सिचुएशन जनरेट हो जाएगा सर? एक सिचुएशन जनरेट हो जाएगा कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन बेचारा इतना ही था कि साइटोप्लाज्म में खत्म हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म में खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन अब क्या हो गया, एब्सेंस हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एब्सेंस हो गया, खत्म हो गया, है ही नहीं अब ऑक्सीजन। अब दूसरा एक बात हो सकता है, दूसरा एक बात हो सकता है, क्या बात हो सकता है सर? दूसरा एक बात हो सकता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा सा कम पड़ गया है ना, तो ये हो सकता है। और तीसरा हो सकता है क्या कि एबुडेंट अमाउंट का, एबुडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, एबुडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का खूब अच्छा खासा मात्रा है, 3 सिचुएशन में बन जाएगा, क्योंकि अब देखिए पायरुवेट बन गया है, अब पायरुवेट के बाद 3 सिचुएशन बन गया कि ऑक्सीजन कम पड़ गया, सॉरी ऑक्सीजन एब्सेंस हो गया, या ऑक्सीजन की कमी हो गया, या ऑक्सीजन बहुत भरले से ऑक्सीजन भरल पड़ल है, 3 सिचुएशन है आपके पास। अब देखिए अब बेचारा ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये जो है कार्बन, ये जो आपको देख रहे हैं पायरुवेट बना है या पायरुविक एसिड है, तो ये जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो यहाँ से बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल प्लस ऑफ CO2 गैस, यहाँ से बन जाएगा। इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल वाला दो फॉर्म का इथेनॉल बनेगा, तो इथेनॉल प्लस ऑफ CO2, इथेनॉल प्लस ओल है ना, ओल मतलब अल्कोहल हो जाता है, इसलिए अल्कोहल बोल दिए, इथेनॉल प्लस ऑफ CO2, तो यहाँ से आपको बन गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। बहुत अच्छी बात है सर, यानी कि रिस्पिरेशन किया लेकिन ऑक्सीजन लिया और साइटोप्लाज्म में गया, खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो ऑक्सीजन एब्सेंस हो गया, और ऑक्सीजन के एब्सेंस हो गया तो बेचारा के शरीर में क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 गैस बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 गैस बनेगा। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो गया कि ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तब काम तो चला, लेकिन जितना आपको माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए था उतना नहीं मिला, उससे कमी पड़ गया, तो कमी पड़ गया तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में बन जाएगा लैक्टिक एसिड, क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और तीसरा सिचुएशन देखिए, तीसरा सिचुएशन देखिए, धड़ल्ले से ऑक्सीजन भरल पड़ है, धड़ल्ले से ऑक्सीजन भरल पड़ है, तो यहाँ से क्या बनेगा, फटाफट एनर्जी बनेगा, और यह एनर्जी बनेगा 36 ATP, 36 ATP के बराबर एनर्जी बनेगा। यहाँ एनर्जी लिख देता हूँ, एनर्जी जो बनेगा वो एनर्जी बनेगा 36 ATP एनर्जी बनेगा।
तीनों सिचुएशन को फिर से एनालाइज करिए। इसमें देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इथेनॉल प्लस CO2 बन गया, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो लैक्टिक एसिड बन गया, एब्ंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो 36 ATP एनर्जी बन गया, 36 ATP। अब सर ठीक है ये तो हम समझ गए, तो सर इसका यूज बताइए ना, सर इसका यूज बनाइए ना। अरे देखिए बताइए क्या बात कर रहे हैं आप, इथेनॉल आपको बोल रहे हैं कि अल्कोहल, तो दारू बनाने में इसका खूब यूज होता है, समझे, दारू बनाने में, शराब बनाने में इसका खूब यूज होता है। तो इसका कैसे यूज होता है, कैसे यूज होता है सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो इथेनॉल मतलब इथेनॉल अल्कोहल ही है, अल्कोहल ही है सर। तो कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको फ्रूट वाइन बनाना है, नहीं फ्रूट वाइन बनाना नहीं है, पीना देना क्या है, ये सब नहीं करना है ना, अच्छा चीज़ नहीं है। तो जैसे अल्कोहल बनाता है तो सुने होंगे कि भाई फ्रूट का जो है, फ्रूट का वाइन है, फ्रूट वाइन, जैसे कि एप्पी हो गया, ग्रेप्स का हो गया, और मान लीजिए किसी और चीज़ का बना, ठीक है। आप असम साइड में चल जाइएगा तो देखिए घरे घरे दारू सारा बनता है ना, मतलब वहाँ छूट है पूरी तरह से। तो क्योंकि वहाँ पे लोग मेहनत करते ज़्यादा ना, तो अपने इस चीज़ के लिए जो भी होगा बताइए बातों को। तो इथेनॉल देखिए कैसे बनेगा, तो क्या किया जाता है कि कोई भी चीज़ जैसे कि आपको ग्रेप्स हो गया या एप्पल हो गया या समथिंग कोई भी चीज़ हो गया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, तब पानी मिलाइएगा तो डिकम्पोज करने लगेगा, डिकम्पोज करने लगेगा, ठीक है। तो डिकम्पोज करने लगा, अब डिकम्पोज करते समय इसमें ईस्ट पाउडर डाल दिए, क्या डाल दिए, ईस्ट पाउडर डाल दिए, ईस्ट पाउडर डाल दिए। तो ईस्ट का जब इसे पाउडर डालिएगा, ईस्ट का जैसे ही पाउडर डालिएगा तो ईस्ट इसमें चला जाएगा, है ना। ईस्ट क्या करेगा, इसको फर्मेंटेट करेगा, फर्मेंटेट करेगा, फर्मेंटेट करेगा तो इसको और डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज, क्योंकि ईस्ट क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, आप बढ़ाते क्या करेगा, इसमें पूरा ईस्ट भर जाएगा, क्या भर जाएगा, ईस्ट भर जाएगा। ईस्ट जब भर जाएगा तो इसमें से देखिए ईस्ट तो भर गया, तो ईस्ट क्या करेगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने लगा, तो नहीं आपको लग रहा है कि एनारोबिक होने लगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन होने लगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन करना शुरू करता है, जैसे ही एनएरोबिक रिस्पिरेशन करना शुरू करता है, तो देखिए एनएरोबिक करेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल, तो इथेनॉल यहाँ अंदर बनना शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो है आपको CO2 गैस निकलना शुरू होता है। तो जब देखिएगा CO2 गैस बनना शुरू होगा, निकलता है, तो लोगों को लगता है कि उस पर दाना दाना जैसा निकल के गैस निकलते रहता है, तो बुलबुला जैसे फेंकते रहता है, तो लोग समझ जाता है कि यहाँ से गैस निकल रहा है और ये फर्मेंटेट होता है। तो देखिएगा तो उसमें डाल देगा ईस्ट पाउडर, और उसको क्या करेगा, धूप में रख देगा। क्यों रख देगा, कि ईस्ट जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो जाए, ईस्ट जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो जाना, फटाफट जो है आपको बनाएगा इथेनॉल बनाएगा, CO2 गैस निकलेगा, तो जल्दी से जल्दी है यहाँ से आपको वाइन निकल जाएगा। तो ईस्ट का काम क्या होता है कि फर्मेंटेट करना, यानी कि फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन में आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सर ये तो समझ में आएगा, इसको समझाइए सर। तो ये है लैक्टिक एसिड। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके पीछे हमें वो कुत्ता छोड़ दे, है ना, कुत्ता छोड़ दे, तो आप हाफ के भागिएगा ना जी। मान लीजिए कि आपके पास जो है जर्मन शेफर्ड को छोड़ दे आपके पीछे, तो आपको दौड़ा के पानी पिला देगा, है ना, तो आप दौड़िएगा खूब। दौड़ना है, आपकी क्षमता है 1 किलोमीटर दौड़ने का, वो दौड़ा देगा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दौड़ा देगा। फिर आपको किसी कारण बस मान लीजिए आप चकमा देके निकल गए, तो 5 किलोमीटर जाने के बाद आपका क्या हाल होगा, छत से जाकर कहीं बैठ जाइएगा। जैसे ही बैठिएगा तो हाफिएगा, खूब हाफिएगा, यानी कि दौड़ने वक्त में जो है आप ऑक्सीजन लेना भूल गए, कि आपको प्राण जो है, आपका जो प्राण था वो सबसे ज़्यादा हम लगा। तो आप क्या किए कि ऑक्सीजन लिए, लेकिन जितना जरूरत पड़ा, क्योंकि आप तो काम फटाफट कर रहे हैं, तो काम फटाफट करिएगा तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन आप जो है ऑक्सीजन ले नहीं पाए, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाए तो दौड़ते चले गए। तो जैसे ही आप रुकते हैं तो ब्रेन को तुरंत मैसेज आता है, अरे ये तो छूट गया, वो तो छोड़ दिया, अब तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गया बॉडी में यार, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कि आप जैसे ही खड़ा होते हैं तो जोर जोर से हाफने करने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो बॉडी में बन जाता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जहाँ जहाँ बनता है तो वहाँ मांसपेशियों में आपको दर्द होता है। जैसे दौड़िएगा तो पाँव में दर्द होने लगता है, नहीं होने लगता जी, कोई काम ज़्यादा करने लगते हैं तो आपको मसल्स दर्द करने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है उस सेल, पार्टिकुलर सेल में, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपको लैक्टिक
लैक्टिक एसिड जम हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के जमा होने से जो है बॉडी में क्रैप्स बन जाते हैं। क्रैप्स क्रैप्स देखते हैं, खूब डिप्स मारते हैं तो बॉडी सॉडी बन जाता है जी। हाँ, तो क्यों? क्योंकि क्रैप्स जब मारते हैं, जब आप डिप्स मारते हैं तो आप रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपको उस बॉडी पे पार्टिकुलर आप एक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में तो उसके काम के आधार पर मिलता है, तो आप इसके अनुसार इसको हम काम ज़्यादा करा देते हैं, तब उसको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे कि लैक्टिक एसिड जमने लगता है और वो क्रैप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और दूसरा, अब देखिए नेक्स्ट एक जो हमारा टॉपिक बचा, उसमें हमको आ गया क्या कि जब हमको खूब अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, तो जब एबुडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तो वहां से बनेगा 36 एटीपी एनर्जी। कितना एनर्जी? 36 एटीपी एनर्जी मिलेगा। तो टोटल एनर्जी देखिए, ई हो गया प्योर एरोबिक, ये हो गया प्योर एरोबिक हो गया। ई भी एरोबिक क्या हुआ, लेकिन डिफिशियंसी हो गया। इसमें देखिए पूरा है, जितना चाहिए उतना मिल गया। तो देखिएगा पूरे एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है पूरा जो प्योर एरोबिक होगा, तो 2 एटीपी यहाँ पे मिल गया और 36 एटीपी यहाँ मिल गया। तो टोटल एनर्जी कितना बना? 38 एटीपी। तो आपको देखिएगा जब पहला वाला जो लिखे थे हम लोग कि C6H12O6 प्लस 6O2, तो वहां से बनाए थे 6CO2 6H2 और 38 एटीपी। तो 38 एटीपी आप समझ गए कि 2 एटीपी यहाँ का लिए और 36 एटीपी यहाँ का लिए, तो ओवरऑल 38 एटीपी रिस्पिरेशन के थ्रू एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी बनता है। तो आज की क्लासेज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम